नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु द्विवेदी आप सबके साथ कन्नौज से। इस वक्त हम यहाँ आए हुए हैं और चर्चा करना चाहते हैं पहलगांव पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बारे में, जिसकी हम और पूरा देश पुरजोर तरीके से निंदा करता है और सरकार से अपील करता है कि जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, जिन्होंने इस कृत्य को किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आतंकवादियों का क्या मकसद था, किन कारणों से वह आए थे और किन कारणों से उन्होंने यह हमला किया, आखिर वह बार बार हमारे भाइयों से कलमा पढ़ने पर जोर क्यों दे रहे थे, इस्लाम में कितने कलमे होते हैं और उन सब का क्या मतलब है, आखिर कलमों की इस्लाम में क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं दर्शकों को बता दूं, इस्लाम में कुल 6 कलमे हैं, जिनमें से पहला कलमा कलमा तैयब है, दूसरा कलमा कलमा शहादत है, तीसरा कलमा कलमा तमजीद है और चौथा कलमा कलमा इस्तग़फ़ार और पाँचवा कलमा दुआ और छठा कलमा इरादा है। आतंकवादी जिस कलमे को बार बार पढ़ने के बारे में कह रहे थे, वह 2 कलमे थे महत्वपूर्ण। पहला कलमा तैयब और कलमा शहादत, जिनको इस तरीके से कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और तीसरा कलमा जिसको कहते हैं सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। यानी कि मतलब ये है कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सिवा कोई पूजने के लायक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस चीज़ पर वह बार बार जोर दे रहे थे। आखिर इन हमलों के पीछे, इस चीज़ के पीछे उनका क्या इरादा था, क्या मकसद था, इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इन सब चीज़ों को, इन सारे पर्सपेक्टिव्स को हमको गंभीरतापूर्ण तरीके से धैर्य रख करके समझना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिरकार इन सब चीज़ों के पीछे उनका क्या मकसद रहा। सबसे पहली बात, इस घटना में हमें 2 चीज़ें सामने समझ में आती हैं। क्या इन सब चीज़ों के पीछे कश्मीरी मुसलमान थे? अगर वो थे तो इससे उनका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? कश्मीर में वर्तमान समय में 1980 के दशक के बाद में 2019 में धारा 370 हटने के बाद में जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरीके से हमारी सरकार ने वहाँ धैर्यपूर्ण तरीके से काम किया है और जिस तरीके से वहाँ गाड़ी अब पटरी पर आ चुकी है और अब लोग वहाँ के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार का अवसर मिला है, जिस तरीके से उनके रोज़गार में इजाफा हुआ है, वह काबिल तारीफ़ है। इससे कश्मीर के जो नौजवान पहले 5,000 10,000 रुपये लेकर के लोगों को सरहद के इस पार से उस पार करते थे, या उनमें से कुछ ऐसे लोग शामिल भी होते थे, अब वह लगभग इन चीज़ों से दूरी बना चुके हैं, क्योंकि उनको अब टूरिज़्म के ज़रिए से रोज़गार के नए अवसर मिल गए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अगर हम बात करें तो कश्मीर में अब वर्तमान स्थिति में 2 से ढाई करोड़ टूरिस्ट आ जा रहे हैं वहाँ पर, जिससे वहाँ के रोज़गार में इजाफा हुआ है, लोगों को नए नए अवसर मिले हैं, जिसका वह भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो अक्सर कर कश्मीरी भाई बहन इस चीज़ के, इस घटना के पीछे पूर्णतया निंदा करते हैं, इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। इसी का कारण है कि ये घटना होने के पश्चात कश्मीरी भाइयों और बहनों ने सड़कों पर निकलकर इस घटना की पुरजोर तरीके से निंदा की, मजम्मत की। अक्सर कर सरकार के विरोध में और विपक्ष में रहने वाले, उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस घटने की पुरजोर तरीके से निंदा की और साथ ही साथ सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग देने की बात भी कही। भारतीय मुसलमान और भारतीय लोग किसी भी प्रकार से इस घटना के पक्षधर नहीं हैं। इसी का कारण है कि हमारे कन्नौज जनपद में और तमाम जगहों पर भी हिंदुओं ने और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर के जुलूस निकालते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और जो भी लोग इस घटना के पीछे हैं उनको सज़ा देने की मांग की है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कश्मीरियों में कुछ लोगों को छोड़ करके, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ करके, 10-5 लोगों को छोड़ करके पूरा कश्मीर इसका पक्षधर नहीं है। वह वहाँ शांति चाहता है। जब उसको रोज़गार मिल रहा है, सही तरीके से रोज़गार मिल रहा है, तो आखिर वह इन सब चीज़ों का समर्थन क्यों करेंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति इन चीज़ों के पीछे था उसकी मंशा पूर्ण रूप से यही थी कि किसी भी तरीके से जो कश्मीरी भाई बहन अब भारत से जुड़ रहे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ आ रहे हैं, जिनका रोज़गार बढ़ रहा है, वह किसी भी तरीके से एक बार फिर से बेपटरी हो जाएं और वहाँ की फ़िज़ा बिगड़ जाए। यह उनका पूर्ण रूप से मकसद था। आखिर इस मकसद के पीछे किसका हाथ था, कौन था इसके पीछे? हम मान सकते हैं इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उनका यह कार्य हमेशा से ही रहा है। याद रखें, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जो पूरी दुनिया में एक तरीके से कटोरा लिए घूम रहा है और सबसे भीख मांगता है। कभी इससे पैसे मांगता है, कभी उससे पैसे मांगता है, जिसके खुद के यहाँ आटे के भाव 600 रुपये किलो हो गए हैं, जिससे वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। वहाँ की जनता परेशान है। वह सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है।
वहाँ की आर्मी से जनता का विश्वास और भरोसा उठ चुका है। किसी भी तरीके से वहाँ की आर्मी पर जनता का भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ है वहाँ पर, वहाँ के पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के ऊपर खड़ा हुआ है। वह पूर्ण रूप से अपनी सरकार का, अपने लोगों का भरोसा जीतने में नाकामयाब हुए हैं। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से जनता का, वहाँ की जनता का ध्यान भटका दिया जाए और उसका ध्यान किसी और केंद्रित कर दिया जाए, ताकि वह वहाँ की महंगाई और बेरोजगारी जैसी मूलभूत सुविधाओं से हट करके कहीं और ध्यान लग जाए। सीधी सी बात है, जिस देश में खुद वहाँ का एक प्रांत उससे इतना नाराज़ हो कि वहाँ के लोगों ने उसकी ट्रेन हाईजैक कर ली हो और उसके कई सैनिकों को और कई लोगों को मार दिया हो, जो उसे बचाने में पूर्णतः विफल रही हो, जिसकी निंदा विश्व स्तर पर की गई हो, वह पाक आर्मी चीफ किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा कि देश में शांति का माहौल बना रहे। एक शायर ने बखूबी कहा है कि सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। पाकिस्तान में फ़िलहाल चुनाव तो नहीं, लेकिन सिविल वार जैसे हालात जरूर हैं। कारण है महंगाई और बेरोज़गारी और वहाँ की अस्थिरता। जनता और सरकार के बीच के मतभेद ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। वहाँ पर एक इमरान गुट है जो पूर्ण रूप से जब नहीं तब जाता है और राजधानी को घेर लेता है। उनका सीधा सा मकसद है, उनको सीधा सा लगता है कि किसी भी तरीके से राजधानी पर कब्जा कर लें, और आर्मी चीफ इस चीज़ में बिल्कुल विफल हैं। उन्होंने ही इस घटना को, इस कायरानापूर्ण आतंकी हमले को समर्थन दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है उन्होंने ऐसा किया भी हो, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध के मामले पाकिस्तान नहीं सुलझा पा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाए। पाकिस्तान, सीधी सी बात है, आमतौर पर लोग कह भी सकते हैं कि पाकिस्तान पेट से है। बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है, बधाई हो बलूचिस्तान हुआ, बिल्कुल सीधी सी बात है। हो सकता है बलूचिस्तान, कभी भी हो सकता है। और याद रखिएगा, जिन्होंने इस कायरानापूर्ण हमले को अंजाम दिया है, उनका सीधा सा मकसद था कि भारत के हिंदुओं को और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग किया जाए, उनके बीच में मतभेद पैदा कर दिए जाएं, उनके बीच में ऐसे मतभेद पैदा कर दिए जाएं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने आप को एक बार फिर से असुरक्षित और असहज महसूस करने लगे और मेजॉरिटी कम्युनिटी एक बार खुद को माइनॉरिटी से अलग महसूस करने लगे, जिससे दोनों एक दूसरे को अलग माने और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगे। लेकिन याद रखें, जब भी हम संगठित परिवार में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो उसमें अक्सर कर भाइयों और बहनों के बीच में और परिवारों में भी आपसी मतभेद और मनमुटाव होते रहते हैं। पर इसका ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि हम अपनी पारिवारिक लड़ाई को, पारिवारिक किसी भी स्थिति को बाहर जाकर के दूसरों से डिस्कस करें और उनसे राय लें और उनको हम किसी भी तरीके से अपने मामले में इंटरफेयर करने दें। हमारे अपने भाई है, हमारे अपनी बहन है, अगर हमारा उनसे कोई वाद विवाद भी है, कोई बातचीत भी है, हम उसे बैठकर अपने स्तर पर सुलझाएंगे। और इस चीज़ का परिचय हमारी सरकार ने बखूबी दिया है। सरकार ने किसी भी तरीके से अपने देश के अंदर किसी प्रकार का दंगा और फसाद नहीं होने दी और पाकिस्तान का पुरजोर तरीके से विरोध किया। विरोध ही नहीं किया, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी कही और कार्रवाई कर भी रही है सरकार, जिसका हम पूर्णतया समर्थन करते हैं। याद रखें, वर्तमान समय में जिस तरह के हालात हैं, हम ये कह सकते हैं, लोग कहते हैं अक्सर कर कि देश में सांप्रदायिकता का माहौल बढ़ गया है, देश में कई सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं। हो सकता है, पर एक बात गौर करिएगा कि अगर यही मामला, यही चीज़ पाकिस्तान या बांग्लादेश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के व्यक्ति ने किया होता, तो वहाँ की हालत क्या होती? वहाँ दंगा और फसाद हो रहा होता, मामला हाथ से निकल गया होता, शायद वहाँ पर ज़मीन पर सेना उतारनी पड़ती। पर हमारे देश में, हमारे देशवासियों ने, हमारी सरकार ने, हमारे लोगों ने जिस तरह से आपसी सौहार्द का, सामंजस्य का परिचय दिया, वह काबिले तारीफ़ है। हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट एक मंच पर आए और इस आतंकवादी घटने की पुरजोर निंदा की, साथ ही साथ मजम्मत की, आतंकवादियों पर कड़े से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। सरकार जिसको कर भी रही है। याद रखिएगा कि जंग किसी भी हमले का हल नहीं होती है और कभी हो भी नहीं सकती है। हमें धैर्यपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए, जब तक हो सके तब तक युद्ध को टाला जाए, और हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी जंग होती है तो दोनों ही तरफ के लोगों को नुकसान होता है। आम जनता, आम नागरिक, चाहे वो किसी भी देश के हो, किसी भी जगह के हो, वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की जंग हो, क्योंकि इनसे अधिकतर नुकसान उनको ही होता है। याद रखिए, साहिल साहब जो एक बढ़िया शायर हुए, उन्होंने एक बात कही है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल होगी। आज खून और लाशें देगी, कल भूख और एहतिजाज देगी। इसलिए ऐ शरीफ लोगों, जंग टलती है तो टलती रहे बेहतर है।
हमारे और आपके घरों में सम्मा जलती रहे तो बेहतर है। याद रखें, जंग अगर टल रही है तो टलने दो, जंग किसी मामले का हल नहीं हो सकती है। अक्सर कर हमारे ही लोग और दूसरे लोग भी और दूसरे देश के लोग भी अक्सर कर ये कहते क्या चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, हिंदुस्तान को ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सारी बातें भावनाओं में आकर के इमोशनली रूप से कहना सही है, ठीक है, होता है, कभी कभी कह देते हैं, हम सभी कह देते हैं एक दूसरे से। पर याद रखिएगा कि ऐसे फैसले, अंतर्राष्ट्रीय फैसले इस तरीके से भावनाओं में बहकर नहीं लिए जाते हैं। अगर भावनाओं में बहकर के फैसले लिए गए तो याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। जंग से फ़ायदा अक्सर कर आर्मी को होगा, ख़ास तौर से पाकिस्तान की आर्मी को, क्योंकि उसकी बुनियाद, उसका अपना वजूद खतरे में है। वहाँ के आर्मी चीफ की कुर्सी खतरे में है, वह पूर्णतः रूप से खतरे में है। इसलिए उन्हें जंग करवाने में फ़ायदा है, ताकि वह वहाँ की आवाम को भ्रमित कर सकें और यह बता सकें कि किस तरीके से वहाँ की आर्मी देश के लिए ज़रूरी है। वहाँ की जनता जो 600 रुपये किलो आटा खरीद रही है, जो भुखमरी की कगार पर है, आखिर वह जंग क्यों चाहेगी। अक्सर कर 2, 4, 10, 15, 50 लोग हर जगह होते हैं जो भटके हुए होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रमित होती है, जो पूर्ण रूप से बदला और दूसरी तरीके की भावनाओं की बात करते हैं। इस तरीके की भावनाओं, इस तरीके की बातों को हमें नहीं करना है। हमें अपने आसपास के लोगों को और अपने लोगों का ध्यान रखना है। और याद रखें, जब भी जंग हो तो महाभारत का एक शांति पर्व है, हमें भीष्म पितामह की बात याद रखनी चाहिए। जब युधिष्ठिर और भीष्म संवाद हुआ था तो युद्ध होने के पश्चात युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, ये इतना सारा युद्ध हुआ, आखिर इस युद्ध का क्या परिणाम निकला, क्या हमें युद्ध करना जरूरी था, अगर हम युद्ध ना करते तो क्या होता। भीष्म पितामह ने सारी बातें कही, काफ़ी लंबा डिस्कशन है, उसको छोटी सी बातें केवल कह दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक हो सके तब तक युद्ध को टालना आवश्यक था, फिर अगर युद्ध हो भी जाए तो युद्ध की जिम्मेदारी उस पक्ष की होती है, तो उसके नुकसान की जिम्मेदारी उस पक्ष की होगी जिसने इस युद्ध को शुरू किया, जो इस युद्ध के केंद्र में रहा। यानी कि हमने तो आत्मरक्षार्थ हथियार उठाए थे अपनी रक्षा के लिए, और आपने युद्ध शुरू किया था। ये शुरुआत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी, ना कि हमारे कंधों पर उससे पहले हमें धैर्य रख करके एक बार सोचना होगा। साथ ही साथ भीष्म पितामह ने कहा था कि रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया तब क्या करे। इत औषधि के सिवा उपचार क्या, साबित होता वह नहीं सिवाय मिष्ठान के। याद रखें कि जब भी कोई रोग होता है, रोग हो जाता है, तो ऐसे रोग में कोई चाहता नहीं कि मैं रोगी बन जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं। पर अगर परेशान हो गया, बीमार हो गया, तो दवाई के अलावा, कड़वी औषधि के अलावा और कोई उपचार नहीं होता है। उसमें मिठाई या कोई भी चीज़ उपचार के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, कड़वी दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं। इसी प्रकार से अगर युद्ध की नौबत आती है तो सरकार उसका फैसला लेगी, और अगर आवश्यक होगा तो आत्मरक्षार्थ हमारे देशवासियों को, हमारी सेनाओं को, हमारे लोगों को हथियार उठा करके अपनी रक्षा के लिए, अगर हमारे दुश्मन देश से, हमारे दुश्मनों से, देश के देशद्रोहियों से अगर युद्ध करना भी पड़ेगा तो वह हमारी आत्मरक्षार्थ के लिए होगा। पर यह सारी चीज़ें बाद की हैं। सबसे पहला है, युद्ध आजकल बंदूकों और तलवारों से नहीं लड़ा जाता है, आर्थिक स्थिति पर लड़ा जाता है, मनोविज्ञान के आधार पर लड़ा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है अपने दुश्मन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, जो हमारी सरकार बखूबी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके के सरकार ने कदम उठाए हैं कि चीन और बांग्लादेश जैसे देशों को भी इस आतंकी घटना की कड़ी निंदा करनी पड़ी, यह हमारी एक तरीके से विजय है, जिसमें हमारा विरोधी, हमारा विपक्षी पूर्णतः परास्त हुआ है। हमें और हमारे देशवासियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि देश के अंदर रह रहे हमारे सभी भारतीय भाई और बहन एक हैं, जिनका हमें किसी भी तरीके से विरोध नहीं करना है। हमें एकजुट होकर के इस हमले के और ऐसी देशद्रोही ताकतों के विरुद्ध में खड़ा होना है। अब इसका समाधान क्या है? क्या समाधान ये है कि हम कश्मीर जाना बंद कर दें? क्या समाधान ये है कि हम कश्मीर से टूरिज्म को ख़त्म कर दें? जी बिल्कुल नहीं। यही तो वो लोग चाहते थे, यही तो वो चाहते थे। अगर ये हम करते हैं तो याद रखिएगा कश्मीरी भाई बहन हमसे फिर अलग हो जाएंगे, और एक तरीके से फिर वहाँ की गाड़ी जो पटरी पर आई है वह बेपटरी हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? टूरिज़्म जो पिछली बार 2.5 करोड़ था, इस बार 4 से 5 करोड़ के आसपास होना चाहिए। वहाँ के रोज़गार में वृद्धि होगी, वहाँ की जो भटके हुए नौजवान अभी भी जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, वो भी कल एकजुट आकर के नए रोज़गार के अवसर जब देखेंगे तो हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। हमें चाहिए कि हम वहाँ पर सुरक्षा के थोड़े से इंतजाम और पुख्ता करें। साथ ही साथ हमारी एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए, हमें भी सतर्क रहना चाहिए। हमारे आसपास अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीज़ हमें दिखाई पड़ती है तो हमें इसकी जानकारी तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या किसी जानकार व्यक्ति को तत्काल देनी चाहिए, ताकि हम अपने देश को और अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें। याद रखें, हमें किसी भी प्रकार से कभी भी आपस में वैमनस्यता नहीं फैलानी है। अक्सर कर हम पाकिस्तान और मुसलमानों को एक मानते हैं, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, मुसलमानों को हम अक्सर कर एक मान लेते हैं, पर यह हकीकत नहीं है।
2 4 10 लोग अपवाद के रूप में हर जगह हर देश में पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं, पर याद रखिएगा यह सच नहीं है। हमारे यहाँ हमारे देश में जो भी रह रहा है, जो भी हमारा नागरिक है, जो भी हमारा व्यक्ति है, जो भी देश के संविधान के प्रति, देश के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम रखता है, वह हमारा भाई है, हमारा देशवासी है, हमारी बहन है, हमारी माताएं और बहनें हैं। हमें उनका साथ देना है, उनके कंधे से कंधे मिला करके इस कायरानापूर्ण हमले की निंदा करनी है और इस तरीके के देश विरोधी ताकतों को सफल नहीं होने देना है। धन्यवाद। मैं हिमांशु द्विवेदी आप सबके साथ।